गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन। जो हम स्टार्ट कर चुके थे टॉपिक ऑलरेडी, माउथ का हम कर चुके हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कल हमने बात की थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दे हैव विलीज, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और विली जो है वो हेल्प करती है किसमें, डाइजेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में। ठीक है, आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन कैसे हेल्प करता है। देखिए ध्यान रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन की अगर बात है तो एब्जॉर्प्शन की भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड सर्टेन मेडिसिन आर एब्जॉर्ब। कुछ पानी और कुछ मेडिसिन है जो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पानी के अलावा यहाँ पे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, ज्यादातर ये पानी को ही एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद जो भी आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है फूड का, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड जो है वो, जिसको आप लोग फीकस भी बोल देते हो, फीसिस बोल देते हैं कुछ लोग इसको, स्टोर हो जाता है द रेक्टम। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और रेक्टम से फिर वो एनस के थ्रू बाहर आएगा। तो आपको अभी तक यही देखना है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और कुछ एक मेडिसिन का। और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है और फीकस है वो इसके फर्दर जो है रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, इसके आगे तो ये डाइजेशन यहाँ पे और एब्जॉर्प्शन आपका खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन से हमारा मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब आप न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर लेते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट है उनको यूटिलाइज कर लिया जाएगा और उनको कहाँ कहाँ पे स्टोर करना है, अगर वो एक्सेस में है तो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट की। तो आप ये बात जानते हो, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा। और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो लैक्टेल्स में, इसमें लैक्टेल्स में LACTEALS होता है, ये EALS के अंदर इनको छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से ये जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगी। यानी कि ये कहाँ जाएंगी? एडिपोज टिश्यू के पास जाएंगी और वहां जाकर फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने खाना खाया या फैटी चीजें खाई वो सबसे पहले तोड़ी जाएंगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फिर वो लैक्टेज में चली जाएंगी, डाइजेशन हो जाएगा उनका। लैक्टेज में जाने के बाद वापिस से उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैट में और आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर उसको स्टोर कर दिया जाएगा। तो जितना चिकना आप खाओगे उतने मोटे होते जाओगे। ठीक है बेटा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट जिसको आप बोल देते हो। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अल्टीमेटली टूटता है ग्लूकोज में, या सिंपल शुगर्स में आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल शुगर्स के अंदर वो टूट जाता है। ये जो सिंपल शुगर्स होती है ना बच्चों, ये क्या करेंगी, ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए आपके वेरियस पार्ट में जाएंगी, बॉडी पार्ट्स में जाएंगी और वहां पे एनर्जी स्टोर, वहां पे इनमें से एनर्जी को निकाल लिया जाएगा। एक तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी इनकी हेल्प से। ठीक है, और जो एक्सेस ग्लूकोज होगी ना बच्चों, क्योंकि हम काउंट करके तो खाते नहीं है, तो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और लीवर में स्टोर कर दिया जाएगा। और ये लीवर में स्टोर होने के बाद आपको उस वक्त पे काम आएगी जब आप खाना नहीं खाते हो, जब आप फास्टिंग पे होते हो या आप किसी स्ट्रेस कंडीशन में होते हो, उस दौरान इस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा और वापस से ग्लूकोज बनाई जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको यूटिलाइज होगी, इस तरीके से एसिमिलेट इसको किया जाएगा। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन इसका इस तरीके से होगा। फिर आता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन आपको पता है पेप्टाइड्स में टूटेंगे, पेप्टाइड से फिर वो अमाइनो एसिड में टूटेंगे।
अब ये अमीनो एसिड जो होते हैं ना, ये वापस से क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में गए और जिस भी ऑर्गेनल में गए वहां जाके वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, पेप्टाइड्स, और फिर वापस से प्रोटीन बना लेंगे। अब ये प्रोटीन जो है, क्योंकि ये आपने बाहर से लिया है ना, आउटर सोर्स से लिया है, अब ये आपकी बॉडी में बन गया। इस प्रोटीन से ग्रोथ की जाएगी बॉडी की या फिर रिपेयर करी जाएगी बॉडी। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजों को टाइम टाइम पे यूज करते रहेंगे फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर रिपेयर, फॉर योर डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से अलग अलग रास्तों से आपको फैट भी यूटिलाइजेशन पता लग गया, कार्बोहाइड्रेट पता लग गया, प्रोटीन पता लग गया। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान यहाँ पर रखनी है। ये सभी चीजें एसिमिलेट कैसे करी जाएंगी। अब जो है लास्ट जो स्टेप बचता है एसिमिलेशन के बाद, दैट इज इजेशन। ये हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है, मैं बता देती हूँ आपको। इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है, जिसको कि बॉडी पचा नहीं पाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके रिमूवल को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटो, इजेशन बोल देते हैं। और ये किसकी कहां से होता है, इट अकर्स थ्रू एनस। किसकी हेल्प से होता, कहां से होगा, एनस की हेल्प से इसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई डाइजेशन की। तो यहाँ पे बेटा आपका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं थोड़े से कुछ एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी जाते हैं पेपर के अंदर। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप ब्रेड के पीस को लंबे टाइम तक अपने मुंह में च्यू करते हो, चबाते रहते हो, तो वो मीठा लगने लगता है, क्यों? वाई ए पीस ऑफ ब्रेड become sweet if you chew it for a long time। तो लंबे समय तक अगर आप चबाते हो तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? आंसर इसका क्या आएगा बेटा, कि आपने ब्रेड खाया तो उसमें थी स्टार्च, उस स्टार्च पे आपके मुंह के सलाइवरी अमाइलेज ने काम किया, और जैसे ही स्टार्च पे आपने चबाते रहे, सलाइवरी अमाइलेज अपना काम करता रहा, और उसने क्या स्टार्च को तोड़ दिया माल्टोज में और लिमिटेड डेक्सट्रोज में, या डेक्सट्रीन भी बोल देते हैं इसको, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको। तो आपको क्या है, स्टार्च का टेस्ट मीठा आने लग जाएगा माल्टोज की वजह से, इसीलिए आपको जो ब्रेड है वो मीठी लगती है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी विली क्या काम करती है। विली जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी उतना ही ज्यादा होगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज के साथ जोड़ दिया तो आपका स्टार्च टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। हम पहले बता चुके हैं स्टार्च टेस्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि स्टार्च टूट गई है माल्टोज में, और माल्टोज आयोडीन के साथ कोई सिस्टम अपना शो नहीं करती है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है आपके साथ जो डिस्कस हम करते हैं। इसके अलावा HCl का रोल बहुत बार पूछा जाता है, तो हमने कल ही बात की है इसके बारे में कि जो HCl होता है वो एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, एक तो पेप्सिन और एरिन के लिए, ताकि वो परफॉर्म अपना काम अच्छे से कर सके। दूसरा, कोई भी माइक्रोब्स अगर आपने खा लिया है तो उसको किल करने का भी ये काम करता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं और थोड़ा आपको डिस्कस कर लेती हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो इजीली, उसमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपको ये ध्यान रखना, लगे आगे पढ़ेंगे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको 38 एटीपी के करीब दे देता है अप्रोक्सीमेट। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेट 38 एटीपी मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि जी आपके पेट में HCl प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी आपके स्टमक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है HCl की वजह से, क्योंकि आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक इज लाइंड विद, ये आप लिख लेना नोटबुक में भी, म्यूकस लेयर, दैट इज व्हाई HCl हैव नो इफेक्ट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, तो स्टमक की जो वॉल है वो म्यूकस लेयर होती है, इसलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको देखना है।
एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल का बाइल जूस की हेल्प से स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में टूट जाना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। अगर ये स्मॉल में टूट जाएंगे तो जो आपका लाइपेज एंजाइम है वो इजीली इनके ऊपर काम करेगा और क्या बना देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना देगा। ठीक है, कुछ कई बार एक टर्म और पूछ लेते हैं। एक मैंने आपको बताई थी बोलस, फिर मैंने आपको बताई थी काइन, एक टर्म और आती है बेटा काइन। तो जब फैटी एसिड आपके जो होते हैं, ये फैट जब आती है या फिर फैट जब आपके लैक्टेज में, लैक्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है ना, तो एक व्हाइट अपीयरेंस दिखाता है, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। तो फैटी एसिड का लैक्टेज में प्रेजेंट होना जो होता है उसको काइल बोलते हैं। काइन क्या होता है? जब स्टमक में से खाना बाहर निकलेगा पच के तो काइल कहलाएगा, सॉरी काइन। और जब आपका माउथ से स्टमक के पास खाना जाएगा चबाने के बाद तो वो क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। तो आपने मुंह में चबा के अंदर ले लिया तो वो बोलस था। जब स्टमक में पच के इंटेस्टाइन के पास गया तो काइन था। और काइल जब पूरी तरह डाइजेस्ट होके फैट जब एक वेसल के अंदर चला जाता तो उसको काइल बोलते हैं। बोलस में कोई पीएच नहीं होती है। काइम की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, इसको एल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। So this is all for today. Thank you and have a nice day.